हिंदी व्याकरण के टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में टॉपिक आता है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण, इस टॉपिक के बारे में मैंने जितने भी तथ्य थे वो सारे क्या है इंक्लूड कर दिए। इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले 6 साल तक मैंने 6 साल इन टॉपिकों के बारे में जितने भी प्रश्न मैंने तैयार करवाए हैं। पहले तो अपने क्या है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद में इसका शॉर्ट रूप में नोट्स तैयार करेंगे। एक बार मैं आपको पूरा विस्तार से इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भाषा के बारे में, भाषा क्या होती है। तो भाषा के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि भाषा क्या होती है, नाम भी सुना है आपने भाषा। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा होती है कि मनुष्य क्या है अपने जितने भी विचार है उन विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे आपके दिमाग में कोई बात आई, आपके मस्तिष्क में कोई बात आई, वो आप किसी दूसरे को बताना चाहते हो तो उसको बताने के जो माध्यम होंगे वो माध्यम ही क्या है, भाषा है। और वो माध्यम क्या हो सकते हैं, माध्यम हो सकता है आप बोल के बता सकते हैं, आप कोई इशारा करके बता सकते हैं। मौखिक और इशारों के द्वारा जो भी विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा हो गई, क्या हो गई, भाषा की परिभाषा होती है मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। आपके मस्तिष्क में कोई बात आई, वो आप मुझे बताना चाहते हो, वो जिस भी माध्यम से आप बताओगे उसे भाषा कहेंगे। अब होते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप की अगर बात करें, किसके रूप, भाषा के रूप। अब भाषा के रूप की अगर अपने बात करें तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला हो गया मौखिक भाषा और दूसरा हो गया लिखित भाषा। दो रूप है। मौखिक मतलब सीधा मुंह के द्वारा आप अगर किसी को कोई बोल करके बता रहे हो वो हो गई मौखिक भाषा, और जो आप लिख करके बता रहे हो किसी को वो हो गई लिखित भाषा। अब इनमें क्या है, इनमें अगर प्रश्न बनेगा, आपके प्रश्न बन सकता है, ये 2 नंबर का टॉपिक है कक्षा 12 में, प्रश्न आपके किस प्रकार से बन सकता है, तो भाषा की परिभाषा आ सकती है। तो भाषा की परिभाषा आप सीधी सिंपल है बता दोगे कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। फिर प्रश्न आपके आ सकता है कि भाषा के रूप कितने होते हैं, तो सिंपल सी बात है, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला तो रूप होता है कौन सा, मौखिक भाषा, और दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आगे थोड़ा बहुत और लिखना पड़ेगा। तो ये मौखिक जो भाषा है वो मौखिक भाषा क्या है, भाषा का मूल रूप है। और जो लिखित भाषा है वो भाषा का क्या है, संरक्षित एवं संवर्धित रूप है। ये क्या है, संरक्षित रूप है। आपने अगर किसी को कोई बात बताई, अगर आप किसी को कोई बात बताते हो और वो अगर लिखी हुई नहीं है, मतलब सीधा आपने किसी को बता दिया बात, तो वो क्या है, आने वाले समय में लोग भूल भी सकते हैं, याद रखे ना रखे उसका कोई मतलब नहीं है। परंतु आपने कोई बात लिख के अगर किसी को बता दी तो वो लिखित रूप क्या है, वो संरक्षित हो गया, वो क्या है, सुरक्षित हो गई। ये मूल रूप है मौखिक भाषा। और संरक्षित और सुरक्षित रूप कौन सा है, लिखित भाषा है। तो भाषा का क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा के रूप कितने होते हैं, तो 2 रूप होते हैं। पहला कौन सा, मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक जो भाषा है वो भाषा का क्या है, मूल रूप है, और लिखित जो भाषा है वो भाषा का सुरक्षित एवं संरक्षित रूप है। ये क्या है, ये वैसे देखे ना, इसके बारे में अगर बात करें तो ये भाषा का क्या है, स्थायी रूप है। और मौखिक जो भाषा होती है वो क्या है, अस्थायी होती है, मतलब स्थायी नहीं होती। किसी को बताइए, आज अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हो, आपने बता के वो बात क्या है छोड़ दी, तो वो क्या स्थायी नहीं है, वो बात स्थायी रहेगी नहीं। और जो लिखित आपने लिख के दे दी वो भाषा क्या है, वो स्थायी रूप में रहेगी। इसके बाद में अगर अपने बात करें भाषा की विशेषताओं की, तो भाषा की विशेषता की अगर बात करें, भाषा की विशेषता, अब एक यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। केवल कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के बारे में मैं बता रहा हूँ, कोई भी तथ्य आपका पीछे नहीं रहेगा। अब आपका जो विशेषता है भाषा की कौन सी होगी, भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है। इस टॉपिक को अगर अपने देखें पैतृक संपत्ति कैसे नहीं है,
तो मैं आपको बताऊं कि आपके माता पिता की जो भाषा है कोई जरूरी नहीं है कि वो ही आपकी भाषा होगी। आपका जन्म जिस स्थान पे हुआ है उस स्थान से अगर आपको किसी दूसरे देश में ले जाके छोड़ दिया जाए बचपन से ही और आपको सुनने को केवल वही भाषा मिले, मान लीजिए आप मारवाड़ी हो या आपकी भाषा हिंदी है और आपको ले जाके छोड़ दिया कहाँ पर, विदेश में छोड़ दिया, तो आप वहाँ पे विदेश की भाषा ही बोलोगे। कैसे? क्योंकि आप जिस प्रकार की भाषा सुनोगे, जिस प्रकार की भाषा अर्जित करोगे, उसी प्रकार की भाषा आप बोलने लग जाओगे। तो भाषा क्या पैतृक संपत्ति नहीं है, तो भाषा क्या हुई? भाषा है वो अर्जित संपत्ति होगी, क्योंकि आप इसको अर्जित करते हो। भाषा अर्जित संपत्ति है। विशेषता के बारे में अगर बात करें किसकी? भाषा की विशेषता की, तो 2 विशेषता होगी। कोई 4 विशेषता लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन वहां पे सही हो जाएगा। आपने क्या 5-6 विशेषता देख लेंगे। पहले तो क्या है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता की जो जमीन जायदाद है वो तो आपकी हो सकती है, परंतु माता पिता की जो भाषा है वो आपकी भाषा नहीं होगी। भाषा आपको क्या है? अर्जित करनी ही होगी, तो भाषा अर्जित संपत्ति होगी। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो भाषा क्या है? एक सामाजिक इकाई है। भाषा सामाजिक इकाई है। अब सामाजिक इकाई कैसे है? अगर आप किसी समाज में रहोगे, चाहे ये समाज है या कोई यूरोपियन समाज है, जिस समाज में आप रहोगे उस समाज की ही आप भाषा सीखोगे। कैसे? जैसे आपका जन्म हुआ, आपका जन्म होते ही आपको जंगलों में छोड़ दिया या फिर किसी मनुष्य के संपर्क में आपको आने नहीं दिया, तो आप जब तक संपर्क में नहीं आओगे, आप क्या है, किसी समाज में नहीं रहोगे, समाज के संपर्क में नहीं आओगे, तब तक आप भाषा नहीं सीख सकते। एक मोगली का नाटक आता था। मोगली का नाटक आपने देखा होगा कि मोगली का जन्म होते ही वो क्या है, जंगलों में रहता है और जंगलों में ही वहाँ पे उसका लालन पालन जंगली जानवरों के द्वारा किया जाता है। वो फिल्माया गया है उसको, ऐसा कुछ नहीं होता, जंगली जानवर किसी का लालन पालन नहीं कर सकते। तो उसका लालन पालन क्या है, जंगलों में होता है, तो उसकी कोई भी भाषा नहीं होती है, क्योंकि वो समाज में नहीं रहता। जो समाज में रहता है तो वो समाज की ही भाषा, उसी समाज की भाषा सीखेगा। तो ये क्या है, एक सामाजिक इकाई है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है? चिर परिवर्तनशील होती है। अब चिर परिवर्तनशील कैसे होती है? मान लीजिए कोई भी भाषा है, धीरे धीरे उसमें क्या है, बदलाव आते ही रहेंगे। जो भी भाषा है वो स्थायी नहीं होती, उसमें धीरे धीरे क्या है, नई भाषाओं के शब्द आते रहेंगे और उसमें क्या है, बदलाव होते रहेंगे। तो अब अगर आपका भाषा का कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो भाषा की परिभाषा आपने देखी, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। वो समाज, परिवार, घर परिवार आदि में रह करके जो भी अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। फिर अपने भाषा के रूप देखें तो रूप के बारे में अगर अपने बात करें तो रूप अपने देखे थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा है वो क्या है, मूल रूप है भाषा का। लिखित भाषा है वो संरक्षित और सुरक्षित रूप है। मौखिक भाषा है वो क्या, अस्थायी है, और लिखित भाषा है वो क्या है, स्थायी है। उसके बाद में अपने देखा था भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता के बारे में बात करें, ये पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक इकाई है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। और भाषा क्या है, भाषा की एक भौगोलिक सीमा भी होती है। भाषा की क्या होती है, भौगोलिक सीमा होती है। जैसे अपने बात करें, ये भारत है। अब भारत के अंदर भी अगर अपने बात करें तो एक जैसी भाषा नहीं बोली जाती। इस क्षेत्र में अलग भाषा होगी, इस क्षेत्र में अलग होगी, इस क्षेत्र में अलग होगी। ये अपना जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, इस राजस्थान वाले क्षेत्र की भी बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ये क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र अलग है, तो सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो भाषा का क्या है, एक भौगोलिक सीमा होती है। तो ये 5 विशेषताएं हैं, आप इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अब अपने इसमें जो टॉपिक है, 2 नंबर का अपना टॉपिक है, इसमें एक और आती है भाषा के बाद में आती है लिपि। अब लिपि के बारे में अपने बात करते हैं। तो लिपि क्या है, देखो लिपि की वैसे अगर बात करें तो कोई विशेष बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बनती है लिपि की। क्या परिभाषा है, देखो क्या होती है लिपि। आपने देखा होगा कि देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, क्रोष्टी लिपि, इस प्रकार की लिपियों के बारे में आपने सुना होगा। रोमन लिपि, पंजाबी की भी जो लिपि है, उस प्रकार से अनेक प्रकार की लिपियां होती है। तो लिपि क्या होती है, बिल्कुल सीधा सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ विशेष लफड़े में पड़ना ही नहीं। लिपि के बारे में परिभाषा याद करो, इतना रखना है कि जो लिखित ध्वनि चिन्ह होते हैं, ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिख दिया, क्या लिख दिया, ये देवनागरी लिपि में मैंने क्या लिखा है, तो ये क्या है, एक ध्वनि चिन्ह है। और ध्वनि चिन्ह को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखो लिखित ध्वनि संकेत
या फिर चिन्ह। लिपि कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। भाषा की परिभाषा क्या थी? भाषा की परिभाषा थी कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। उसके बाद में अपने भाषा के बारे में विशेषता देखी थी। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का एक क्या है, भौगोलिक सीमा होती है। फिर आता है लिपि। लिपि के बारे में अगर अपने बात करें तो लिपि की परिभाषा है लिखित ध्वनि संकेतों को ही या लिखित ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेत या चिन्ह को लिपि कहते हैं। अब हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। ये हिंदी की लिपि है। इसको कब दर्जा दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को क्या है, दर्जा दिया गया था हिंदी का। और उसके बाद में ये देवनागरी लिपि है। इससे पहले क्या है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, ये दो लिपियां थी। जो देवनागरी लिपि है इसका उद्भव है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो लिपि की परिभाषा हो गई क्या कि मुख्य रूप से जो लिखित ध्वनि संकेत होते हैं उनको लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि है वो हिंदी की देवनागरी लिपि, हिंदी के लिए देवनागरी लिपि यूज में ली जाती है। और उसके बाद में जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि है, इनमें से जो ब्राह्मी लिपि है, इस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब देवनागरी लिपि के बारे में अगर बात करें तो इसकी भी अगर हो सकता है इतना डीप नहीं जाएगा, परंतु अगर चला भी जाए तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। कोई दो विशेषता आपको आनी चाहिए। पहली विशेषता तो क्या है, जैसे अपने बात करें कि ये किस साइड से किस साइड लिखी जाती है, तो ये है, अब मैं खड़ा हूं, बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कहां से, बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। उसके बारे में बाद में अगर एक और विशेषता इसकी अपने देखें तो एक विशेषता याद कर लेना कि देवनागरी लिपि में कोई भी अक्षर है वो क्या है, साइलेंट नहीं होता। सभी के सभी उच्चरित वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है। सभी उच्चरित वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी की अपेक्षा ये क्या है, लिपि आसान है। चौथा अगर याद रखो तो अंग्रेजी की अपेक्षा इस लिपि का जो लिखने का जो अक्षर है वो क्या है, थोड़ा छोटा बनता है। ये हो गई अपनी लिपि की परिभाषा। अब अगर अपने बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में अपने देखें, व्याकरण में आप क्या पढ़ते हो? व्याकरण में आपको पढ़ने को मिलेगा जो नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में अपने चर्चा होती है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाती है, जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने एवं बोलने के जो नियम होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा हो गई भाषा को शुद्ध रूप से बोलने एवं लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। देखो तीनों की परिभाषा एक साथ याद करवा देता हूं आपको। पहली अपनी थी क्या, भाषा, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरी थी लिपि। लिपि में क्या था, ध्वनि संकेत। भाषा को लिखने के जो ध्वनि संकेत होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। फिर अपना आया है व्याकरण। तो व्याकरण आपने जैसे अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ा है, हिंदी में आपने व्याकरण पढ़ा है, इनमें क्या होता है, संस्कृत में भी व्याकरण पढ़ी है, उसमें क्या होता है, नियमित होते हैं। तो ये क्या है, भाषा क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के जो नियम होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के जो नियम है उसे व्याकरण कहते हैं। अब हिंदी जो व्याकरण है उसके जो वर्ग है, उसके वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग की बात करने पर अपने इसमें चार चीजें आती है। पहली तो आती है वर्ण विचार, शब्द विचार। पहला आता है वर्ण विचार, फिर आता है शब्द विचार, फिर आता है वाक्य विचार और उसके बाद में आता है पद विचार। चार सिंपल बातें हैं। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस तो आपको बताने की आवश्यकता है। मैं बताता हूं। वर्ण आपने पहले पढ़े होंगे कि वर्ण है उसमें दो आते हैं, एक आता है स्वर, एक आता है व्यंजन। स्वर कौन से,
जो एन आर आ हम आपने पढ़ रखे हैं। व्यंजन कौन से, जो कै ख ग घ वो पढ़ रखे हैं। फिर क्या है शब्द, शब्द में क्या आता है, देखो दो वर्णों का मेल होता है उससे क्या है शब्द बनता है। दो सार्थक वर्णों के मेल से शब्द की बनावट होती है। फिर वाक्य क्या है, वाक्य शब्दों के मेल से वाक्य बन गया। और उसके बाद में पद, जब कोई भी शब्द है उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे मैंने लिखा राम बाजार गया। अब यहाँ पर अगर राम को अगर अपने स्पेसिफाई करें, राम को अगर अकेले अपने देखें, यहाँ पे लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या है, राम एक शब्द है क्योंकि ये वर्णों के योग से बना है। और यहाँ पे अगर अपने बात करें पूरे वाक्य में रख दिया और एक को सिलेक्ट करके मैं पूछूं तो यहाँ पे ये है तो ये शब्द ही, परंतु जब वाक्य में प्रयोग कर दिया और अंडरलाइन करके मैं आपसे पूछता हूं तब ये क्या बन गया, पद बन गया। तो पद क्या होता है, शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो पद होता है। वाक्य क्या होता है, शब्दों के मेल से बनता है। शब्द किससे बनता है, वर्णों के योग से होता है। तो ये हो गया आपका व्याकरण। व्याकरण के जो पद है उन पदों के बारे में अपने बात कर ली। अब व्याकरण की इकाई में भी यही आ सकते हैं। जैसे व्याकरण की इकाई क्या होगी, एक तो वर्ण हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया और पद हो गया, ये व्याकरण की इकाइयां हो गई। बिल्कुल सिंपल है, इतना डीप नहीं जाएगा। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको इतना नॉलेज दे दिया जाए कि 100 में से 100 अगर आप हिंदी में लेके आना चाहते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर डीप चला जाए तो आपका गलत न हो। हालांकि आपके सिलेबस में ऊपर ऊपर से दिया हुआ, जैसे आपने परिभाषा याद कर ली, किसकी आपने याद कर ली, व्याकरण की याद कर ली, भाषा की कर ली और लिपि की कर ली। भाषा की विशेषता याद कर ली और लिपि की छोटी मोटी एक दो बातें याद कर ली, कौन सी लिपि अपनी है। और उसके अलावा अपने व्याकरण की जो इकाइयां हैं इन इकाइयों को पढ़ लिया। इकाइयां कौन सी है, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, ये व्याकरण की इकाइयां हो गई। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और डीप पढ़ना है तो मैं आपको थोड़ा और डीप बता देता हूँ। कुछ एक पॉइंट छूटते हैं, अपना टारगेट रहेगा कि वो पॉइंट भी न छूटे, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपनी जो हिंदी है वो अपनी क्या है, राजभाषा है। इसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अपनी जो राजभाषा हिंदी अपनी राजभाषा, इसके अलावा और कौन सी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक मान्यता दी गई है। अगर अपने संवैधानिक मान्यता की बात करें, संवैधानिक मान्यता प्राप्त जितनी भी भाषाएं हैं वो कितनी है, 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। और वो कहाँ प्रदान की गई है उसके बारे में भी अगर अपने बात करें तो संवैधानिक मान्यता है वो 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संवैधानिक मान्यताओं की भी अगर अपनी बात हो रही है तो अपने बात करेंगे कि जो राजभाषा है इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 में इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किनका, जो राजभाषा है इस राजभाषा को उल्लेख भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद आ जाता है 343 से लेकर 351 तक इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये इससे ज्यादा डीप आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अब प्रश्न रह जाता है, एक बार आ गया था शायद तक अब से 2 साल पहले 2020 के सत्र में पूछा गया था प्रश्न, उसकी भी अपने चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न आ गया था भाषा और बोली। देखो भाषा और बोली, अंतर क्या होता है इसमें भाषा और बोली में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने तो आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पहले भी बताया था कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। देखो भाषा क्या है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र है वो क्या है, थोड़ा विस्तृत नहीं होता, मतलब संकुचित होता है, या फिर बोली का जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। और भाषा की अगर अपने बात करें तो भाषा की अपनी खुद की क्या है, ग्रामर या फिर व्याकरण होती है, परंतु बोली की कोई भी व्याकरण नहीं होती। जैसे आपके क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। आप जिस साइड में रह रहे हो उस साइड में अलग बोली है, ननिहाल के साइड में चले जाइए आप, वहां पर अलग बोली होगी। उससे भी अगर आप अपनी बुआ की तरफ जाते हो तो उस साइड में आपको अलग बोली बोलने को मिलेगी, लेकिन भाषा वहां पर एक ही होगी, क्योंकि भाषा का व्याकरण होता है, भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, इसका क्षेत्र छोटा होता है, इसका कोई व्याकरण नहीं होता। इसमें क्या है, भाषा में साहित्य लिखा जाता है, क्षेत्रीय साहित्य लिखा जाता है, इसमें कोई क्षेत्रीय साहित्य बोली में बहुत कम लिखा जाता है। आजकल लिखा जाने लगा है परंतु बहुत कम लिखा जाता है। तो इसके बारे में अंतर की अगर अपने बात करें तो 3 अंतर है। इसका क्या है, व्याकरण होगा, व्याकरण नहीं होगा। फिर अगर अपने बात करें
क्षेत्र इसका क्षेत्र बड़ा होगा, भाषा का क्षेत्र है वो क्या होगा, बड़ा होगा। और बोली की अगर अपने बात करें तो इसका क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा। इसमें साहित्य लिखा जाएगा, इसमें साहित्य नहीं होगा। तो आज अपने टॉपिक देखा है, उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल स्पीडली अपने बात कर लेते हैं कि अपने टॉपिक क्या देखा है। तो टॉपिक अपने देखा है 2 नंबर का टॉपिक है कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंदर जो टॉपिक है भाषा लिपि एवं व्याकरण। भाषा लिपि एवं व्याकरण के बारे में अगर अपने बात करें, सबसे पहले अपने बात करते हैं भाषा की। तो भाषा अब देखो अपने पढ़ा है, बिल्कुल स्पीडली आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भाषा की परिभाषा। तो परिभाषा के बारे में अगर अपने बात करें तो भाषा की परिभाषा होगी, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, यहाँ पे अपने देखा था भाषा के रूप मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा है वो क्या है, भाषा का मूल रूप होता है और भाषा का अस्थायी रूप होता है। लिखित जो भाषा है वो सुरक्षित एवं संरक्षित होता है या फिर ये क्या है, स्थायी होता है। उसके बाद में अपने बात की थी भाषा के बारे में बात की, भाषा की विशेषता। भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं है। अपने माता पिता की जो संपत्ति होगी वो जरूरी है कि अपनी संपत्ति होगी, परंतु जो भाषा है उनकी वो अपनी हो वो कोई जरूरी नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, मतलब अपने को क्या है, जन्म लेने के पश्चात भाषा को सीखना पड़ता है, जन्म के साथ ये अपने साथ ही नहीं आती। सामाजिक इकाई है, मतलब जिस समाज में अपने रहेंगे उस समाज की भाषा ही अपने सीखेंगे। चिर परिवर्तनशील होती है, मतलब भाषा में धीरे धीरे क्या है, बदलाव होता रहता है। भौगोलिक सीमा होती है, भाषा की निश्चित एक भौगोलिक सीमा होती है। जिस क्षेत्र में अपने रहते हैं उस क्षेत्र से अगर थोड़ा आगे जाए, वो आपने सुना भी होगा कि कोस कोस पर बदले पानी और कोस कोस पर बदले वानी, इस प्रकार से आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार से भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। उसके बाद में अगर अपने बात की थी तो लिपि के बारे में बात की थी। लिपि क्या होती है, लिखित ध्वनि संकेत जो होते हैं उन लिखित ध्वनि संकेतों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का उद्भव है वो किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 14 सितंबर 1949 को इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। फिर अगर अपने बात की थी तो वो क्या की थी, व्याकरण के बारे में। व्याकरण की परिभाषा की बात करें, व्याकरण क्या होती है, नियम होते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के जो नियम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब इसके बारे में इसके वर्ग पढ़े थे, वर्ग मान लो या इकाई मान लो। व्याकरण की इकाई या वर्ग कितने होते हैं, 4 होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। वर्ण भाषा का जो सूक्ष्मतम या छोटी छोटी इकाई है वो क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। वर्ण के अंदर आते हैं स्वर और व्यंजन। फिर अपने पढ़ा था शब्द विचार। शब्द विचार में अपने क्या देखा है कि कोई भी भाषा उसमें क्या है, वर्णों का जो समूह है उसे क्या कहते हैं, वर्णों का सार्थक समूह है उसे अपने शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वर्णों का या फिर शब्दों का जो सार्थक समूह है उसे वाक्य कहते हैं। और पद विचार जब किसी वाक्य का, जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए। यहाँ पे देखा है ना, जैसे राम, यहाँ पे राम क्या शब्द है, इस राम का प्रयोग किस में कर दिया, जब वाक्य में कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, पद है। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। एक और आती है ध्वनि, ये भी भाषा की इकाई है। ध्वनि के बारे में अगर अपने बात करें तो ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर अपने बात करें तो वो क्या होती है, ध्वनि। तो अगर देखो यहाँ पे प्रश्न आता है कि भाषा की इकाइयाँ कितनी होती है, तब तो होगी 5। कौन सी, ध्वनि, फिर उसके बाद में वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य और उसके बाद में पद। ये 5 इकाई होती है। वर्ग की बात करें तो उसमें ध्वनि नहीं आएगी, डायरेक्ट होगा क्या होगा, वर्ण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। ये 4 चीजें आएंगी उसमें। उसके बाद में अपने देखा था कि राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया, हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसको संवैधानिक मान्यता है वो 14 सितंबर 1949 को दे दी गई थी। और 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद कौन सा, 343 से 351 तक इनके बारे में राजभाषा के बारे में उल्लेख है। और भाग कौन सा, भाग 17 में इनको संवैधानिक मान्यता दी गई है। उसके बाद में अंत में अपने देखा था क्या, भाषा और बोली में अंतर देखा था। भाषा का जो क्षेत्र है वो क्या है, बड़ा होता है, लिपि का क्षेत्र है वो छोटा होता है। भाषा का निश्चित एक व्याकरण होता है, लिपि का कोई व्याकरण, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। फिर है इसका साहित्य होगा और जो बोली है उसका कोई भी साहित्य नहीं होगा। अपना चैनल है हिंदी गुरु DV थोरी और एक चैनल है अपना थोरी सर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कक्षा 12 हिंदी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है आपको अपने YouTube चैनल पर करवाया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको अंत में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इनके तैयार करके बताए जाएंगे, आपकी प्रतियोगिता भी कराई जाएगी, आपको प्राइज भी दिए जाएंगे। और उसके अलावा आपको एक जानकारी और बता दूं, अंत में जब आपका पेपर होगा मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि व्याकरण के और उसके अलावा जो पद्य है उस पद्य के आपको टॉपिक मात्र 4 या 5 घंटे में पूर्णतः रिवाइज करा के जाऊंगा। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।